जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे जी। सबसे पहला टॉपिक इसका जो है लॉ ऑफ टॉट का इंट्रोडक्शन कि ये क्या है। अगर आपके पास बुक्स हैं तो उस पर खोल लीजिएगा। इसका चैप्टर नंबर 2 लॉ ऑफ टॉट का जो है वो चैप्टर नंबर 2 मेरे पास पेज है जी 121। आप अपना देखिए जी कौन सा पेज है। चैप्टर नंबर 2 पे से जो है हम शुरू करेंगे। जैसा कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था आपके साथ कि जी लॉ ऑफ टॉट है क्या। बेसिकली लॉ ऑफ टॉट जो है ये एक ऐसा कानून है जो हमें ये बताता है कि हमने अपने अफ़ाल या अपने अमाल या अपना एक्ट जो है वो किस तरह परफॉर्म करने हैं, या किस तरह हम जो है वो अपने वो हुकूक जो हमें कानून जिनकी इजाज़त देता है या कानून जो हमें परमिसिबल करता है कि जी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमें उन कामों को करने से भी जो है कोई चीज़ रोकती है, तो वो लॉ ऑफ टॉट है। किस वजह से रोकती है, ये क्या इसका मतमा नज़र होता है कि जब हमारे काम से किसी जायज़ काम से भी किसी दूसरे का कोई नुकसान होता हो या उसके राइट की वायलेशन होती हो किसी भी तरीके से, तो हमें कानून मना कर देता है कि जी आप अपना वो जायज़ काम जिसकी कानून आपको इजाज़त देता है आप वो परफॉर्म नहीं करेंगे। इस वजह से परफॉर्म नहीं करेंगे कि जी आपके उस काम से दूसरे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। जब दूसरे लोग आपके काम की वजह से डिस्टर्ब होंगे तो फिर आप वो काम परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जी ये किसी हद तक अगर हम कह सकें तो ये महज़ब या सिविलाइज्ड कानून है। महज़ब या सिविलाइज्ड कानून क्या होता है कि जो हमें ये बताता है कि जी हमने ये करना है या नहीं करना, या हमने एक मुआशरे में रहते हुए, हमने एक सोसाइटी में रहते हुए, हमने एक इलाके में रहते हुए कौन कौन से अफ़ाल हैं जो हम कर सकते हैं और कौन कौन से अफ़ाल हैं जिनसे हमें बचना चाहिए या वो नहीं कर सकें। तो ये सारे के सारे अमूर, ये सारे के सारे अफ़ाल जो किसी के राइट्स को जो है वो वायलेट करेंगे, ये इसमें लॉ ऑफ टॉट में आ जाते हैं। जैसे कल मैंने बताया था कि जी इसकी सज़ा जो है वो दूसरे सज़ाओं से मुख्तलिफ है। जैसे दूसरी सज़ाएं हैं कि जी पकड़ कर जेल में डाल देना या उनको जी बिहाइंड द बार कर देना, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो है वो कंपनसेशन जो है वो दी जाती है। इसमें कंपनसेट किया जाता है कि आपने अगर गलत काम किया है जिससे दूसरे को ये तकलीफ़ पहुंची है, तो आप लिहाजा उसको इतनी जो है वो हर्जाना दें, इतनी जो है वो अमाउंट उसको पे करें। तो उससे क्या होगा, उससे आदमी जो है वो बच जाता है उस चीज़ को रिपीट करने से कि जी उसको पता चल जाएगा कि जी अगर मैंने ये गलत काम किया तो मुझे इतना जो है वो हर्जाना पे करना पड़ जाएगा। तो फिर माशरे जो है वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। जैसे कल मैंने एग्जांपल दी थी कि जी सिविलाइज सोसाइटीज़ में लोग जेल जाने से नहीं डरते, ज़्यादा मुआवजा देने से डरते हैं कि जी अगर हमने ये काम कर दिया तो हमें क्या है, हमें इतनी मुआवजा पे करना पड़ेगा कि हम इतने माह मुशक्क़त करेंगे तो हमें तब जाकर वो उस लेवल पर पहुँचेंगे। तो लिहाजा वो इस मुआवजे के डर से, जो कंपनसेशन है उसके डर से जो है वो कोई गलत काम नहीं करते, जबकि हमारे यहाँ थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ ही होता है। एनी हाउ जी, इंट्रोडक्शन में वो कहता है जी रॉन्ग्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू काइंड्स, वन काइंड इज़ सिविल रॉन्ग एंड अदर काइंड इज़ क्रिमिनल रॉन्ग। कि गलतियाँ जो हैं वो दो तरह की होती हैं, जिनमें एक सिविल होती है और दूसरी क्रिमिनल। सिविल गलती क्या होती है कि जो किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ को या हमारी जितनी भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है उनको हरकत में लाए बगैर जो है हम कोई भी अमल करें। जैसे फॉर एग्जांपल चोरी है, डाका है, कत्ल है, हर्ट है, जितनी भी हैं ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं कि जो हम क्राइम की सूरत में जो है वो परफॉर्म करते हैं। जबकि सिविल क्या है कि जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किए बगैर मामलात आपस में तय किए जाते हैं, मामलात को ख़ुद से देखा जाता है। तो वो कहते हैं कि ये मामलात जो होंगे वो सिविल होंगे, कि जिसमें आप किसी भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ को या
जो कानून नाफज करवाने वाले अदारों को जो है वो हरकत में लाए बगैर आप कोई काम करते हैं। और ये दूसरा है, जैसे सिविल राइट है, सिविक से निकला है, हमारे शहरी हकूक़ से निकला है कि एक शहर में रहते हुए हमें जो हकूक़ हासिल होते हैं वो ये लॉ ऑफ टॉर्ट उनसे रिलेट करता है। द रॉन्ग्स विच आर लेस इन नेचर आर कैटेगराइज्ड एज प्राइवेट रॉन्ग एंड टर्म्ड एज सिविल रॉन्ग। वो कहते हैं कि जो इंटेंसिटी में कम हो, ज़ाहिर है किसी को मारना, किसी को कत्ल करना, किसी की कोई भी ऐसा काम करना ये लेसर नहीं है, ये तो बहुत बड़े हीनियस क्राइम है। तो ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि जो आम, ज़ाहिर है कि इसमें बग़ैर लड़े झगड़े बातचीत से मसाइल हल हो सकते हों, या बातचीत से या किसी का राइट वायलेट किए बगैर हों, तो वो क्या होंगे, वो सिविल रॉन्ग कहलाएंगे। और सिविल रॉन्ग जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट का मौजू ठहरते हैं। ऑन द अदर हैंड, wrongs which have more serious effects and categorized as public wrongs and they are termed as crime। वो कहते हैं कि ये जो क्रिमिनल रॉन्ग्स होंगे वो क्राइम कहलाएंगे। अब क्राइम में और सिविल में फ़र्क है, और लॉ ऑफ टॉर्ट एक्सक्लूसिवली जो डील करता है वो हमारे सिविल राइट से करता है, वो हमारे, तो इसलिए अगर देखा जाए तो इससे हमारी क्रिमिनल रेमेडी किसी भी सूरत जो है वो इसके अंडर नहीं आती। इसमें जितनी भी प्रोसीडिंग होगी वो किसके ज़रिए होगी, वो सिविल CPC जो है हमारे पास अवेलेबल उसके ज़रिए से होगी, यानी कि सिविल मैटर के ज़रिए से इसको रिजॉल्व किया जाएगा। अब डेफिनेशन आ जाती है जी, टॉर्ट को डिफ़ाइन अगर हम करना चाहें तो वो कैसे होगा। वो कहते हैं जी, टॉर्ट कैन बी डिफाइंड एज एन इंटेंशनल एंड एक्सीडेंटल रॉन्ग। कि ये क्या है, वो कहते हैं कि ये ऐसी गलतियां हैं जो इंसान जानबूझकर, इंटेंशनल यानी कि पूरी इंटेंट के साथ जानते बूझते हुए परफॉर्म करे, या एक्सीडेंटली उससे हो जाए। अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। एक इंटेंशनली जो है वो तो काबिल सज़ा होना चाहिए, लेकिन एक्सीडेंटल एक्ट को क्यों काबिल सज़ा ठहराया जाता है यहाँ पर सिविल रॉन्ग में। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है कि जी हम एक्सीडेंटल एक्ट से कैसे, एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पर कहते हैं कि जी आपको रेमेडी जो है, जब आप रॉन्ग डूअर के लिए रेमेडी अवेलेबल होगी, तो वो अगर एक्सीडेंट के ज़रिए से छोड़ दिया जाए तो क्या है, जिसका नुकसान हुआ है वो बेचारा जो है वो तो सारी उम्र रह जाएगा इससे। तो वो कहते हैं कि इसमें एक्सीडेंटल इंजरीज भी जो हैं वो भी आ जाती हैं कि जिसमें आपका नुकसान नहीं होता। तो फिर क्या है, उसकी पेनल्टी इन्होंने कम रखी है कि एक्सीडेंटल जो होती हैं उनमें पेनल्टी कम रखी जाती है। लेकिन जो इंटेंशनल है, जैसे हम काइंड्स ऑफ डैमेजेस जब पढ़ेंगे कि जी डैमेजेस कितने मिल सकते हैं या कितने हो सकते हैं, तो उसमें वो कहते हैं जी इंटेंशनल जो रॉन्ग्स होंगे या जानते बूझते हुए जो गलतियां होंगी उसकी कंपनसेशन भी आपको हैवी अदा करनी पड़ेगी। हाँ, जो एक्सीडेंटल हैं इसके बाद और इसमें दूसरी भी एक कैटेगरीज आ जाएंगी जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, दूसरी लाइबिलिटीज़ हैं, ये इनको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें कहा जाता है कि जी चाहे आपकी गलती नहीं भी है, लेकिन जिसका नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करना है, उसको कंपनसेट करने के लिए आपको लेसर पेनल्टी जो है वो अवॉर्ड कर दी जाती है। तो इसलिए जो है ये इंटेंशनल रॉन्ग से भी डील करता है और एक्सीडेंटल रॉन्ग से भी, कि एक तो जानते बूझते हुए आप गलती करते हैं और एक जो अनजाने में आपसे हो जाए, दोनों जो है वो गलतियाँ इसमें आ जाती हैं। आगे आ जाते हैं विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन है। एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। अब आगे इसकी एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो है किसी काम पर रजामंद हो, तो ये क्या है, ये ऐसा कोई इसमें का अमल नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में तो आपकी रजामंदी शामिल होगी ना, आप ये काम करेंगे, एक ने ये काम करना है, एक ने ये, राइट्स एंड ड्यूटीज़ गवर्नड बाय दैट एग्रीमेंट, कि उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो तय कर दी जाती हैं एग्रीमेंट के तहत। जबकि यहाँ पर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, तो वो कहते हैं कि इसमें कोई एग्रीमेंट वाला आंसर भी शामिल नहीं है।
एंड कॉजेज इंजरी टू अ पर्सन, लेकिन किसी पर्सन को इंजरी ज़रूर मौजूद है। अब इंजरी को डिफ़ाइन करना क्या है, इंजरी को फर्दर डिफ़ाइन भी करेंगे हम। इंजरी क्या होती है? इंजरी वो कहते हैं जी कि कोई ऐसा नुकसान जिससे आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हों। एक तो होता है मटेरियल डैमेज। मटेरियल डैमेज क्या है कि मैं यहाँ से कोई चीज़ पकड़ता हूँ, उसको तोड़ देता हूँ, जो हमें सामने नज़र आ रहा है कि ये मटेरियल डैमेज है, इससे इंजरी पहुँचना नेचुरल है कि इससे जो है मेरा नुकसान हो गया, मुझे इंजरी पहुँची, मुझे मुज़रत पहुँची है। कुछ ऐसी होती हैं वो कहते हैं कि जिसमें चाहे कोई मटेरियल डैमेज ना हो, कि मादी नुकसान ना हो, कि जिसमें बाकायदा तौर पर कोई मादी हो, कोई चीज़ हो जिसका हमें नुकसान नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी भी जो है वो इंजरीज़ हमें उन इंजरीज़ पर भी जो है हमें लॉ ऑफ टॉर्ट कंपनसेशन देता है। जैसे डेफामेशन है, डेफामेशन में हमें फिजिकल इंजरी कहीं भी नज़र नहीं आती, रेपुटेशन को ही नुकसान पहुंचाया है ना। डेफामेशन क्या है? हत्क इज़्ज़त। हत्क इज़्ज़त में क्या किया जाता है? किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जाता है, और जब रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जाए तो वो हमें मटेरियल फॉर्म में नज़र नहीं आता, लेकिन क्या है, हमें उसकी भी एक कंपनसेशन जो है वो मिल जाती है। आगे इसका कहते हैं जी कि फॉर विच रेमेडी इज़ एन एक्शन फॉर डैमेजेस, कि इसका क्या किया जाए कि आपको नुकसान भी हो गया किसी की इंटेंशनल या एक्सीडेंटल एक्ट की वजह से, जो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो इस पर क्या किया जाएगा? आपको इंजरी भी पहुंच चुकी है, तो इस पर क्या किया जाएगा? तो वो कहते हैं जी कि आगे उसकी रेमेडी से रिलेटेड है ये चंद लफ्ज़ कि विच इज़ रेमेडी इज़ एन एक्शन फॉर डैमेजेस, कि आप क्या करेंगे? आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर जो है उससे हर्जाना तलब करेंगे कि जी ये देखें जी इसने मेरा ये नुकसान किया है। जैसे आपने हत्क इज़्ज़त के बेशुमार केसेस देखे होंगे कि जी इसको 1 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया या केस कर दिया, या 10 लाख, जितना भी किसी का कोई हो। इसमें भी लॉ ऑफ टॉर्ट में भी ऐसा ही किया जाता है। लॉ ऑफ टॉर्ट में जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बाकायदा पकड़ कर कोई सज़ा नहीं दी जाती, बिहाइंड द बार या जेल में नहीं आपको डाला जाता, लेकिन आपको ये कहा जाता है कि जी आप ऐसा करें, आपने ये गलत काम किया है तो ये सर्टन अमाउंट जो अदालत तय करे, जो अदालत तय करे वो किसको दी जाए? जिसकी इंजरी आपने की है, जिसकी फीलिंग्स आपने हर्ट की हैं, या जिसको आपने नुकसान पहुंचाया है। तो इसको अगर आप जल्दी से देखें तो बड़ा क्लियर होता जाएगा। इसको जल्दी से पढ़ते हैं। टॉर्ट कैन बी डिफाइंड एज इंटेंशनल एंड सिविल रॉन्ग, सारी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड काजेज इंजरी टू अ पर्सन, कि जो कॉन्ट्रैक्ट में ना हो और किसी पर्सन को उससे नुकसान भी पहुँचे। एंड फॉर विच रेमेडी इज़ एन एक्शन फॉर डैमेजेस, और इसमें क्या किया जाता है? इसमें उसको पकड़कर जो है अदालत में लाया जाता है और उसके खिलाफ जो है वो केस किया जाता है। किसके लिए? डैमेजेस के लिए। अब डैमेज और डैमेजेस को भी थोड़ा सा जहन में रखें। डैमेज जो है, डैमेज बोलते हैं नुकसान को, कि कोई भी मटेरियल नुकसान जो है वो चाहे मटेरियल ना भी हो, डैमेज जो है वो नुकसान से कंसर्न है। जबकि डैमेजेस जो है ये हर्जाना है, कि जो उस नुकसान पर जो है लेकर जो है जिसका नुकसान हुआ है उसको दिलाया जाता है। डैमेजेस हर्जाना, तो इसको भी जहन में रखिएगा। आगे इसके जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला आ जाता है जी सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग को हम कंसिडरेबली जो है मेरा ख्याल में डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं। यूजली आर टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग एज सिविल रॉन्ग इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल रॉन्ग। ज़ाहिर है सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग दोनों डिफरेंट हैं। क्या डिफरेंस है बेसिकली इसका, कि एक को जो है वो CRPC के ज़रिए से जो है वो नाफिज किया जाता है क्रिमिनल रॉन्ग को, और एक को जो है वो CPC के ज़रिए, सिविल प्रोसीजर कोड के ज़रिए से। देयरफॉर टॉर्ट इज़ आर डिफरेंट फ्रॉम क्राइम, होएवर देयर आर सम रॉन्ग्स विच आर बोथ टॉर्ट एंड क्राइम। बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं जी कुछ ऐसे भी रॉन्ग्स हैं कि जो दोनों में फॉल करते हैं। इसको हम बोलते हैं फिलोनियस टॉर्ट। फिलोनियस टॉर्ट क्या है? फिलोनियस टॉर्ट वो हैं जो एट द सेम टाइम क्राइम भी हैं और टॉर्ट भी हैं, कि जहाँ पर आपके पास डुअल रेमेडी अवेलेबल है। जैसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, असॉल्ट है, बैट्रे है, डेफेमेशन है। ये क्या है? ये एक्शनेबल है क्रिमिनल रॉन्ग में, कि आप इनके खिलाफ जो है वो जाकर अदालत में केस भी कर सकते हैं।
या अगर आप अदालत में केस नहीं कर सकते तो आप लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत उसके खिलाफ जो है वो दावा दायर कर सकते हैं कि जी इसने मुझे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा, इसने मुझ पर हाथ उठाया, तो या इसने मेरे खिलाफ ये गलत बात की, तो लिहाजा मुझे इतनी कंपनसेशन दे। आप दोनों में रेमेडीज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगी। अगर आप क्रिमिनल रेमेडी अवेल करेंगे तो उसके खिलाफ जैसे FIR दर्ज करवाई जाएगी, उसको पकड़ा जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी, अदालत जेल में फेंक दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें जाते हैं, सिविल में जाते हैं, तो आप उनके खिलाफ जो है वो हर्जाना ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉर्ट हैं जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिलोनियस टॉर्ट। फिलोनियस टॉर्ट जो टॉर्ट भी हैं और क्राइम भी, दोनों रेमेडीज़ जो हैं वो आपके पास डुअल रेमेडी जिसमें अवेलेबल होगी, उसको हम फिलोनियस टॉर्ट बोलते हैं। आगे आ जाता है जी राइट फिक्स्ड बाय लॉ। अब इसमें जो राइट्स हैं जो वायलेट होते हैं वो क्या है, वो कहते हैं जी किसी ना किसी कानून के तहत फिक्स किए गए हों, कि आपको जो राइट्स मिले हैं वो किसी कानून के हों। आप ये खुद से जो है वो इख्तरा ना कर लेंगे जी ये मेरा हक बनता है। आपको कोई ना कोई कानून जो है वो आपके राइट को जो है वो सपोर्ट कर रहा हो, कि किसी कानून में आपके राइट्स का जिक्र हो, आपके हकूक़ का जिक्र हो। फॉर कमीशन ऑफ अ टॉर्ट इट इज़ नेसेसरी दैट राइट विच इज़ इन्फ्रिंज्ड शुड बी फिक्स्ड बाय लॉ। वो कहते हैं जी कि ये कानून ने किए हों इंडिपेंडेंटली ऑफ पार्टीज़। वो कहते हैं जी कि पार्टी जो खुद से तय कर लेती हैं वो ना हो। अगर वो पार्टीज़ खुद से तय करेंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो टॉर्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कि जैसे कोई पार्टीज़ आपस में बैठ कर तय कर लेती हैं जी ये करना है वो करना है, तो वो कानून ने फिक्स नहीं किए होंगे, वो पार्टीज़ ने इटसेल्फ किए होंगे, तो वो जो पार्टीज़ होंगी वो खुद से इसका खमियाजा जो है वो भुगतेंगे। आगे कंसेंट शुड नॉट बी फिक्स्ड बाय सम कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कहते हैं कि उसकी कंसेंट भी ना दी गई हो। कंसेंट अगर दी जाती है तो फिर आपको जो है वो खुद से, कंसेंट क्या है, कंसेंट रजामंदी या मर्ज़ी, कि आप वॉलंटरीली किसी को कहते हैं कि कोई एक्ट परफॉर्म करने का और वो कर दे तो आप बाद में उसको पकड़ नहीं सकेंगे। हाँ, इसीलिए वो कहा जाता है कि जी राइट्स जो हैं वो आपके फिक्स किए हों कानून ने। आगे आ जाता है जी कॉमन लॉ एक्शन, कि उस इन्फ्रिंजमेंट पे क्या होगा। सॉरी, इसमें एक पॉइंट मिस हो गया है, आपने भी नहीं बताया, मैंने भी गौर नहीं किया। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम। अब ये राइट इन रैम और राइट इन पर्सोनम, ये दो तरह की जो है वो कानूनी पॉइंट्स हैं। अब राइट इन रैम क्या है और राइट इन पर्सोनम, हम ये जूरिस्प्रूडेंस में बेसिकली जो है वो आप डिटेल से देखेंगे कि व्हाट इज़ राइट इन रैम एंड राइट इन रैम एंड राइट इन पर्सोनम। लेकिन आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, राइट इन पर्सोनम क्या है। राइट इन पर्सोनम ये है कि जो किसी ख़ास पर्सन से रिलेटेड हो, जो किसी ख़ास पर्सन से रिलेटेड हो, वो क्या कहलाते हैं, वो राइट इन पर्सोनम कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो पार्टीज़ आपस में बैठकर एक फ़ैसला तय करती हैं, एक कोई बात करती हैं, तो अब वो राइट इन पर्सोनम वो जो है वो राइट सिर्फ उन्हीं पार्टीज़ को जो कॉन्ट्रैक्ट में होंगी या जिनके दरमियान वो बात की गई है, सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा, बाकी किसी पर लागू नहीं होगा। जबकि राइट इन रैम जो है, राइट इन रैम कहते हैं कि आपके वो राइट्स जो आपको अगेंस्ट होल वर्ल्ड हासिल हैं, आपके वो हकूक़ जो आपको पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ हासिल हों, दैट इज़ कॉल्ड राइट इन रैम। जैसे फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर तो डेवलपमेंट है ना, वो कहते हैं कि एक बच्चा अपने वालिदैन को पकड़ा देता है कि जी ये मुझे मारते हैं। जितनी भी सिविलाइज्ड कंट्री हैं आपको भी पता होगा कि वो अगर आप बच्चे पर तशद्दुद करेंगे तो वो आपके ख़िलाफ़ पुलिस कंप्लेंट कर देगा और आपको पकड़ कर, किस वजह से वो कर देगा कि उस पर तशद्दुद जो है वो किसी भी जगह पर इजाज़त नहीं दी जाती, उसका राइट है, वो राइट इन रैम से करता है कि उसके चाहे वालिदैन हैं, माँ बाप है, बहन भाई हैं, कोई भी अगर उस पर तशद्दुद करेगा तो वो क्या करेगा, वो अपना राइट वो जो है वो कर लेगा, क्योंकि उसको वो अपनी जान की हिफाजत का हक जो है वो यूनिवर्सली हासिल है, किसी के ख़िलाफ़ भी है। तो जो राइट हमें अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, हर एक के ख़िलाफ़, भाई को भाई के ख़िलाफ़, बेटे को बाप के ख़िलाफ़, माँ को बेटी के ख़िलाफ़, जितने भी हैं, किसी पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं ये कि कोई भी अगर आपके उस राइट को वायलेट करता है तो आप जो है वो जाकर उसको पकड़वा सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, ये राइट इन रैम। और राइट इन पर्सोनम
कि सिर्फ वो चंद लोगों के दरमियान जिनके जो पार्टीज टू एन एग्रीमेंट है, कि एग्रीमेंट में जो जो शामिल होंगे सिर्फ उन्हीं के खिलाफ आपको वो हुकूक हासिल होंगे, दैट इज़ कॉल्ड राइट इन पर्सोना। तो हमारा जो लॉ ऑफ टॉर्ट में जो है किसको डील करते हैं, ये राइट इन रेम से डील करते हैं। इसीलिए जो है वो किसी के ख़िलाफ़ भी जो है वो आप केस कर सकते हैं। इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी गई कि जी आप उसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकते, आप उसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। आपका अगर राइट वायलेट होता है तो आप जो है आपको ये हक़ हासिल है कि आप उसका जो है अकॉर्डिंगली आप उसके ख़िलाफ़ जो है वो केस फाइल कर सकते हैं। फॉर कमीशन ऑफ टॉर्ट इट इज़ एसेंशियल दैट देयर शुड बी सम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम एंड नॉट ऑफ राइट इन पर्सोनम, कि वो राइट इन पर्सोनम ना हो बल्कि राइट इन रेम हो। और इस पर क्या किया जाएगा, इस पर जो है वो कॉमन लॉ एक्शन है, यानी कि उस पर जो है बाकायदा दावा दायर किया जाएगा। इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट एक्शन रिगार्डिंग टॉर्ट शुड बी अवेलेबल अंडर कॉमन लॉ, कि आपके पास कॉमन लॉ के तहत जो है वो एक मौजूद है, एक रीज़न मौजूद है कि आप क्या करेंगे, आप उसके तहत जो है वो कार्रवाई करेंगे। रेमेडी अगेंस्ट अ टॉर्ट, रेमेडी शुड बी इन फॉर्म ऑफ डैमेजेस, कि इसमें रेमेडी सिर्फ एक है, ये जहन में रखनी है थ्रू आउट द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। आपने ये जहन में रखनी है कि इसमें रेमेडी सिर्फ एक ही अवेलेबल है आपके पास, वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। कि आप क्या कर सकते हैं, आप डैमेजेस जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका राइट वायलेट कोई भी करता है, आप कहेंगे जी मेरा ये राइट वायलेट किया गया, मुझे 10 लाख हर्जाना पे करें, मुझे 2 करोड़ हर्जाना पे करें, मुझे 1 अरब करें, 10 अरब, कोई इस पर कदगर नहीं है। जितनी भी जो है वो अमाउंट आप कह सकते हैं वो हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है जी इंटेंशनल टॉर्ट। इसको भी हमने कंसिडरेबली देख लिया है। इंटेंशनल टॉर्ट वो होते हैं जो आप जानते बूझते हुए दानिस्ता तौर पर आपको पता हो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं रास्ते में जो है वो कोई रुकावट खड़ी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि रुकावट खड़ी करने से क्या होगा, ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, ये क्या होगा, ये मेरा इंटेंशनल एक्ट होगा। जो मैं जानते बूझते हुए, मुझे पता है कि जी आप लोग अंदर बैठे हैं, मैं बाहर से कुंडा लगाकर अगर आपको बंद कर देता हूँ यहाँ, ये क्या होगा, ये इंटेंशनल एक्ट होगा। कि वो काम जो आप जानते बूझते हुए करेंगे, कायमी होशो हवास करेंगे, वो क्या कहलाते हैं, वो इंटेंशनल एक्ट कहलाते हैं। इसको देख लेते हैं। इंटेंशनल एक्ट इन एनी फॉर्म ऑफ इंटेंशनल एक्ट विच इज़ काजेज फोरसीएबल डैमेज टू अ पर्सन, कि फोरसीएबल है, पहले से आपको पता चल जाएगा कि ये इस काम का ये नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन इंटेंशनली पुशेज अनदर पर्सन टू मिरर एंड दिस पुश्ड पर्सन सफ़र इंजरीज ऑन हिज फेस, सच पुशिंग इज़ एन इंटेंशनल टॉर्ट। कि किसी को धक्का दे, आगे शीशा हो, वो शीशे से लगेगा तो उसका मतलब है कि वो उसको नुकसान होगा। इसके बाद आ जाता है जी एक्सीडेंटल एक्ट। एक्सीडेंटल एक्ट कौन से होते हैं, वो जो पहले से जिनका तयन ना किया जा सके। सडन कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं होता, जो फोरसीएबल नहीं होते, जिसका आप अंदाज़ा नहीं, अचानक ऐसी सिचुएशन होती है कि वो गलत काम परफॉर्म हो जाए, जिसमें आपकी इंटेंशन ना शामिल हो। पहले में इंटेंशन शामिल है कि नीयत शामिल है आपकी, दूसरे में आपकी नीयत शामिल नहीं है, अचानक ऐसी सिचुएशन आई है और वो काम हो गया। दैट इज़ टर्म्ड एज एक्सीडेंटल टॉर्ट। एक्सीडेंटल टॉर्ट इज़ एन अनइंटेंशनल एक्ट विच डज नॉट हैव इंटेंशन ऑफ एक्ट डूअर टू कॉज डैमेज टू अनदर पर्सन। इसमें आपकी नुकसान पहुंचाने की जो है वो नीयत नहीं होती, बट काजेज डैमेज टू अनदर पर्सन। इन अदर वर्ड्स, एक्सीडेंटल डैमेज इज caused through accidental act. For example, if a person makes a fire from his gun but the gun is burst during fire. पहली बात ये है कि ये एग्जाम्पल जो इन्होंने दी है ये है ही गलत। ये खैर किताब वालों ने लिख दी कि अगर फायर करना जो है ये वैसे ही गलत है, हवाई फायर आप करते हैं तो ये जुर्म बन जाएगा। लेकिन आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, अचानक उसकी ब्रेक फेल हो जाए तो ये क्या होगा, इट विल बी एन एक्सीडेंट। कि जी बिल्कुल ठीक थी लेकिन हम लेकर आ रहे थे, अचानक ब्रेक फेल हो, उससे कोई नुकसान हो जाए तो वो एक्सीडेंटल एक्ट कहलाएगा। ठीक है जी, आगे आ जाए जी टॉर्ट थ्रू नेग्लिजेंस। अब
ये एक्सीडेंट हो गया, अब एक नेग्लिजेंस भी है। नेग्लिजेंस से क्या मुराद है कि वो काम जो आपको पूरी प्रॉपर केयर से करना चाहिए लेकिन आप नहीं करते। आपको प्रिकॉशनरी कोई चीज़ बताई गई है कि जी आपने ये काम परफॉर्म करने हैं, लेकिन आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि आप फन्ने खा किस्म के आदमी है, किसी को खातर में नहीं लाते हो, नहीं खैर है ये हो जाएगा। वो क्या है, वो नेग्लिजेंस होगी, उससे कोई नुकसान हो जाए तो वो नेग्लिजेंट एक्ट होगा कि आपकी ये नेग्लिजेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी में जा रहे हैं तो आपने सीट बेल्ट लगाना आप पर ज़रूरी है, आप नहीं लगाते। आप कोई मुशक्क़त वाला काम कर रहे हैं जिसके लिए फैक्ट्री वर्कर्स जैसे कोई भी हार्ड काम करवाया जाए तो उनको एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दी जाती हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी इससे मुझसे नहीं हो सकता, तो आप कोई अदरवाइज वे इख्तियार करते हैं, उससे कोई नुकसान हो जाएगा, तो वो क्या होगा, वो नेग्लिजेंट एक्ट होगा। Tort can be committed through negligence. For example, if a person negligently picks his gun in a crowded room and fired, and some other person is injured. वो कहते हैं क्राउडेड रूम में अगर कोई फायरिंग की जाए, अचानक आपसे जो है वो उसका ट्रिगर जो है वो दबाया जाए, तो उससे अगर किसी को नुकसान पहुंचे, ये भी खैर एग्जाम्पल जो है मैं उसको नहीं मानता। एनी हो, कंक्लूजन में कहता है टू कंक्लूड इट कैन बी स्टेटेड दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट टॉर्ट शुड बी सम इलीगल एक्ट, कि वो कहते हैं कि ये लाजमी नहीं है कि वो आपका एक्ट जो है वो इलीगल हो। आपका एक्ट लीगल भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि आपकी गलती जो है वो काबिल माफ़ी नहीं होगी। इट मीन्स दैट इलीगैलिटी ऑफ एन एक्ट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर कमीशन ऑफ अ टॉर्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टॉर्ट इज़ दैट सम एक्ट शुड काज इंजरी टू अ पर्सन, कि किसी को नुकसान पहुंचना ज़रूरी है। अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचता तो वो इंजरी नहीं पहुंचती, तो आपका वो एक्ट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। बेसिक फिलॉसफी विच वर्क्स बिहाइंड कंसेप्ट ऑफ टॉर्ट इज